हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल के चौथे क्लास की और ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम क्वेश्चन का पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने न्यूमेरिकल सेक्शन में 3 वीडियो करा था, जिसमें लाइट का न्यूमेरिकल और सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल करा था और साथ ही साथ मूल कंसेप्ट के कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन को देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक से 10 ऐसे सवाल को करेंगे जो आप सभी रेलवे अभ्यर्थियों को हमेशा समझना चाहिए। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा सवाल क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई वस्तु है और इसको क्या किया जा रहा है सर कि एक वेग से, मतलब क्या कि 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका जा रहा है और ये वस्तु क्या कर रही है सर, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ रही है। कहाँ पे? तो आपके अर्थ पे आ जा रही है, मतलब क्या कि धरातल पे आ जा रही है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब वस्तु को इस वेग से हम ऊपर की ओर फेंके और वस्तु कुछ ऊंचाई कवर किया और वहाँ से फिर नीचे आया, तो नीचे से ऊपर जाने में और फिर ऊपर से नीचे आने में वस्तु द्वारा तय किया गया समय क्या है, या वस्तु द्वारा तय करने में लगा समय क्या होगा, आपसे ये चीज़ पूछा गया है। मेरे मित्र, आप पीछे के थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। मैंने आपको ग्रेविटेशन के पार्ट 3 में ये बताया था क्या कि जब आपको क्वेश्चन में इस तरह का कंडीशन मिले, क्या सर, कि वस्तु ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाए, ऊपर जाकर फिर क्या हो सर, नीचे आ जाए, तो वस्तु को ऊपर जाने एवं नीचे आने में लगा समय, जिसको हम लोग t कहते हैं, वो क्या होता है? तो कहते हैं सर t इक्वल टू होता है 2u/g। आपको मैंने ग्रेविटेशन के थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाले टॉपिक में पार्ट 3 में मैंने इस चीज़ का चर्चा किया है। क्या कि जब आपका कोई वस्तु ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाए, तो वस्तु को ऊपर जाने और नीचे आने में जो समय लगता है वो किसके बराबर होता है? तो 2u/g के बराबर होता है। अब आप कहिएगा कि सर क्वेश्चन में u कहाँ पे है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो जिस वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो मतलब पहला वेग मेरा क्या है सर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो हम लोग ये है ना कहेंगे कि सर यही मेरा क्या है सर, प्रारंभिक वेग है। यही मेरा क्या है सर, प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है। मेरे मित्र, प्रारंभिक वेग को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो u से रिप्रेजेंट करते हैं। तब आप कहेंगे कि अच्छा सर u इक्वल टू कितना है? तो आप कहेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ध्यान देंगे, g का वैल्यू कितना लेंगे सर? तो आप कहेंगे सर पृथ्वी तल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि वस्तु को हम लोग पृथ्वी तल से ऊपर फेंक रहे हैं और फिर वस्तु ऊपर जा करके नीचे आ जा रही है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे? गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कि आपका चूंकि फॉर्मूला है t इक्वल टू क्या है सर, 2u/g। t इक्वल टू 2u/g, इसीलिए हम t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर कि आपका u का वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे सर 9.8, तो 2u है तो 2 × 9.8 लिख दिए। और आपका गुरुत्वीय त्वरण कितना है सर? तो 9.8, ये 9.8 और ये 9.8 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो गया सर? तो आप कहेंगे 2 सेकेंड हो गया। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, और ये मेरे आपसे एक सजेशन भी होगा, या आप समझ लीजिए कि रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, कि आप जो कुछ भी प्रॉब्लम क्वेश्चन को करें तो आप प्लीज़ सारे वीडियो को एक सीरियली देखें, ताकि आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं, आपको क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें, और वो भी कम समय में।
उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंद किसी ऊंची इमारत की छत से अचर त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड से गिराई जाती है, 3 सेकेंड बाद इसका वेग क्या होगा? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि ये आपका कोई एक ऊंची इमारत है। ये क्या है सर? ऊंची इमारत है, और यहाँ से किसी बॉल को नीचे गिराया जा रहा है। तो जब बॉल को नीचे गिराया जा रहा है तो जो बॉल का त्वरण है वो क्या है सर? कांस्टेंट है। त्वरण क्या है सर? कांस्टेंट है। और क्या कहा जा रहा है कि जब बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो त्वरण जो मेरा कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना दिया है सर? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दिया है। कितना दिया है सर? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ऊपर से। तो हम लोग कहते हैं कि सर ऊपर से जब भी कोई वस्तु नीचे गिरता है तो वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिरता है। तो त्वरण तो ऐसे भी मेरा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, अचर होता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है पृथ्वी तल पे। अच्छा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गेंद किसी ऊंची इमारत की छत से अचर त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिराई जाती है। यहाँ पे सेकंड स्क्वायर छूट गया, वो आप लगा लीजिएगा। तो जब ये ऊपर से गिराई जा रही है 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से, तो आप कहेंगे कि सर इसका प्रारंभिक वेग कहाँ है? तो मेरे मित्र इसमें प्रारंभिक वेग का चर्चा किया ही नहीं है। और जब क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग का चर्चा नहीं हो तो हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रारंभिक वेग 0 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु जब चलना स्टार्ट करेंगी तो वो 0 से ही प्रारंभ करेगी। एक ही बार में तो भाई वो 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ना पकड़ लेगा। तो आप क्या कहेंगे सर? जब वस्तु ऊपर से छोड़ी जा रही होगी उस समय जो इसकी वेग रही होगी वो क्या होगी सर? 0 रही होगी। और वही 0 क्या होगा? इसका प्रारंभिक वेग होगा। और फिर बाद में ये कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लिया होगा जो फिक्स होगा, तो आप कहेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जो क्या है सर? कांस्टेंट है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 सेकंड बाद, मतलब टी आपका दे दिया है, टी आपका दे दिया है, और पूछ रहा है कि 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? मतलब 3 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा? यू से चलना शुरू किया और 3 सेकंड बाद क्या होगा? था अंतिम वेग। मतलब हमको क्या पूछ रहा है सर? v इक्वल टू वाट। आपसे क्या पूछ रहा है सर? v इक्वल टू वाट। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे बनेगा? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिए कि आपके इस क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है। तो v निकालना है आपको, u दिया हुआ है आपको, और आपको गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू मालूम ही है कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम आपका दिया हुआ है। दोस्तों आपने पीछे के सेशन में देखा था कि सर हम लोग v इक्वल टू क्या लिखते हैं? तो कहते हैं सर u प्लस जी टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? u प्लस जी टी। और आपने देखा था मोशन एंड टाइम में कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोग क्या बोलते थे? तो ये गति का प्रथम समीकरण है, ऐसा हम लोग बोलते थे। लेकिन यहाँ पे a नहीं लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं? गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं, तो g लिखते हैं यहाँ पे। अब चूंकि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, तो जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होती है तब उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पॉजिटिव। और जब नीचे से ऊपर जा रही होती है तब क्या होता है सर? निगेटिव होता है। तो चूंकि ऊपर से नीचे जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? प्लस लिखा। और क्या आपका फॉर्मूला है? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। मेरे मित्र आपको v निकालना है। u का वैल्यू कितना है? 0 है। आपका g का वैल्यू कितना है? 9.8 है। और टाइम कितने सेकंड बाद बोल रहा है आपको? तो 3 सेकंड बाद बोल रहा है। अच्छा आप इस 0 को इसमें आप कैलकुलेट ही कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो चलिए हटाइए। आप क्या कीजिए कि इस दोनों को गुना कर लीजिए। 8 तिया 24, 9 तिया 27, 2 29, एक अंक बाद यहाँ पे आप दशमलव दे दीजिए। आपका क्या हो गया सर? 29.4। क्या हो गया सर? 29.4। मतलब वस्तु का ऊपर से नीचे गिराने के क्रम में जो वेग होगा 3 सेकंड बाद, वो क्या होगा? 29.4 मीटर पर सेकंड का वेग होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्र? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है तथा वह 10 मीटर की एक ऊंचाई तक पहुंचता है। यदि g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे उस पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है। मेरे मित्र क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आपका पिंड है, ऑब्जेक्ट है, जिसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है।
क्या हो जा रहा है सर, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। और क्या कह रहा है कि जब ये इसको हम ऊपर की ओर, मान लीजिए कि ये आपका कोई गेंद है, इसको हम ऊपर की ओर फेंके तो ये टोटल डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं कि टोटल ऊंचाई कितना कवर करता है, तो 10 मीटर कवर करता है। कितना कवर करता है सर, 10 मीटर क्या ऊंचाई। तो आप यहाँ पे 10 मीटर इक्वल टू हाइट लिख लीजिए, या हाइट को आप शॉर्ट फॉर्म में h से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ऊंचाई कितना है सर, 10 मीटर। आपसे क्या कहा जा रहा है कि यदि g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, g का वैल्यू कितना लेना है मेरे मित्र, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। और फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे उस पिंड की ओर ऊपर फेंका जा रहा है। मतलब क्या कि वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे कि इस पिंड को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। मतलब क्या कि कौन सा वेग, तो सर प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग सर, प्रारंभिक वेग। मतलब क्या कह रहे हैं कि सर आपको इस क्वेश्चन में u निकालना है। क्या निकालना है सर, u निकालना है। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, मैंने आपको इसके थ्योरेटिकल क्लास में बताया था कि जब भी किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु एक महत्तम ऊंचाई कवर करने के बाद जो वस्तु की वेग होती है वो क्या हो जाती है सर, 0 हो जाती है। और फिर वहां से वस्तु क्या होती है, नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु को एक वेग से फेंक दे रहे हैं और वो 10 मीटर की ऊंचाई कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब वो 10 मीटर की ऊंचाई कवर कर रहा होगा, या जब वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया होगा, तब उसकी वेग क्या रही होगी सर, 0 रही होगी। ठीक है, और जब उसकी वेग 0 रही होगी तब वो क्या होगा सर, नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में नीचे की ओर गिरने का जिक्र न किया है। आपसे क्या कहा गया कि जब वस्तु को किसी वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 10 मीटर की ऊंचाई कवर करती है, तो वस्तु किस वेग से फेंका जाता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके इस क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर u हमको निकालना है, जबकि g का वैल्यू मालूम है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट हमको कितना दिया हुआ है सर, 10 मीटर। और अंतिम वेग कितना है सर, 0। अंतिम वेग कितना है सर, 0। तब आप कहेंगे कि सर यहाँ v भी है, g भी है, h भी है और u भी है। तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, गति के तृतीय समीकरण को लगा सकते हैं यहाँ पे क्या। जी हाँ दोस्तों, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh को लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल आसानी से लगाएंगे, आराम से लगाएंगे। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है, क्यों, क्योंकि वस्तु को क्या किया जा रहा है सर, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। अच्छा अगर ये गति का तृतीय समीकरण होता कहाँ पे, मोशन एंड टाइम में, तो इसको कैसे लिखते, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a और s हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग ये वाला फार्मूला पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे a को, वहाँ का जो a होता है यहाँ पे उसको हम लोग g लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, और s मोशन एंड टाइम में दूरी होता है, जबकि यहाँ पे h क्या है आपका, ऊंचाई है। तो आपका ये फार्मूला हो जाता है क्या, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब इस फार्मूला में सारे वैल्यू को पुट कीजिए, तो आपका अंतिम वेग कितना है सर, 0। तो 0 का आप स्क्वायर कर ही दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, u आपको निकालना ही है, माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 लेना है। h आपका कितना है सर, 10 मीटर है। h कितना है आपका, 10 मीटर। चलिए अब इस u को इधर ले आते हैं, तो आप कहेंगे सर u स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू 10 हो जाएगा। मेरे मित्र इधर भी माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दें तो ये 10 और ये 10 भी क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 196। या हम u इक्वल टू क्या कह सकते हैं कि सर रूट अंडर 196। अब आप ही बताइए कि 196 का वर्गमूल आप लोग कितना निकालते, तो आप कहेंगे सर 14। कितना निकालते हैं सर, 14। तब कहेंगे कि सर आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी। वस्तु 14 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया, तब जाकर के वस्तु कितना ऊंचाई कवर किया, 10 मीटर का ऊंचाई कवर किया। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा गया है आपसे, बहुत ही आसान सा सवाल कि कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका गया है। कोई पिंड है, उसको किस वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। मान लीजिए कि ये आपका कोई वस्तु है और इसको जो है ये क्या कह रहा है कि इसको v वेग से ऊपर ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जा रहा है। कह रहा है कि यह h
यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, और ये कितना ऊंचाई कवर करता है, h तक। और फिर क्या होता है कि ये h ऊंचाई कवर करने के बाद पृथ्वी तक क्या होता है सर, लौट आता है। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है। मतलब क्या कि आपको पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा है। यही चीज़ आपसे आपके क्वेश्चन में पूछा है, क्या होगा, दूरी बटा विस्थापन क्या होगा, दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र कि जब वस्तु को v वेग से ऊपर की ओर हम फेंक रहे हैं तो कह रहे हैं कि ऊपर जाने में ये h ऊंचाई कवर करता है। कितना ऊंचाई कवर करता है सर, h ऊंचाई कवर करता है। और फिर एक h ऊंचाई कवर करने के बाद वहाँ से ये फिर रिटर्न आ जाता है कहाँ पे सर, तो जहाँ से फेंका गया था, मतलब अर्थ पे फिर क्या होता है, रिटर्न आ जाता है। तो एक बार ऊपर गया तो h दूरी कवर किया, अब फिर नीचे आया तो इतने दूरी ने कवर किया, h दूरी ही ने कवर किया, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर कि एक बार ऊपर गया तो h, अब फिर ऊपर से नीचे आया तो क्या हो जाएगा सर, h प्लस h। क्या हो जाएगा सर, h प्लस h। मतलब क्या कि हम कह सकते हैं दूरी जो हो जाएगा वो सर क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर विस्थापन क्या होगा। तो मेरे मित्र आप सभी जानते हैं कि जब कोई वस्तु अपने इनिशियल पॉइंट से चलना शुरू करती है, मान लीजिए कि ये यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर पहुँचा और फिर यहाँ से ये फिर इसी पे आ गया, तब विस्थापन क्या कहते हैं। तो आप कहते हैं कि जब वस्तु का इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और उसका जो अंतिम बिंदु है दोनों एक ही पॉइंट हो, तब उस सिचुएशन में जो विस्थापन होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तब आप क्या कहेंगे सर। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि विस्थापन आपका क्या है, तो दो बिंदु की सबसे सूक्ष्मतम दूरी है। तो ध्यान में रखेंगे कि जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा है तो इस ऊंचाई पर आ रहा है, और इस ऊंचाई के बाद फिर ये क्या हो जा रहा है सर, नीचे आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है सर, नीचे आ जा रहा है। तो आप ऐसे भी समझ लीजिए ना कि ऊपर जाएगा, विस्थापन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन की भी बात करेंगे। तो ऊपर जा रहा है तब माइनस एच, नीचे आ रहा है तब प्लस एच। विस्थापन माइनस एच प्लस एच क्या हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे सर कट खोट के हो जाएगा 0, मतलब आपका विस्थापन क्या हो गया सर, 0 हो गया। खैर चलिए, इतना बड़ा बात आपको न याद रहता है, इतना कंसेप्ट घुमा फिरा के न याद रहता है, तो सिंपल समझ लीजिएगा कि वस्तु जहाँ से चले और फिर वहीं पे आकर के वो लौट जाए, वहीं पे वो फिर रिटर्न आ जाए, तो दूरी भले ही बदल जाएगा लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो सर आपसे क्वेश्चन पूछा है दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, तो दूरी है 2h, अब विस्थापन कितना है 0। आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा। किसी भी अंक में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या कहते हैं सर, इन्फिनाइट, मतलब क्या, अनंत। इन्फिनाइट मतलब क्या सर, अनंत। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है सर, 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, अंतरिक्ष में अव्यवस्थित होने के कारण, पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी होने के कारण, या हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, बहुत ही अधिक क्षीण है, मतलब बहुत ही अधिक कमज़ोर है। तो इस हिसाब से आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे कि जो कहेंगे नहीं समझे, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि आप सबों को पता है कि चंद्रमा पे क्या होता है सर, कि वायुमंडल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि चंद्रमा पे वायुमंडलीय गैस के कणों का जो वेग होता है, वायुमंडलीय गैस के कणों का वेग पलायन वेग से क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी से क्या होता है, अधिक होता है। पलायन वेग से अधिक होता है। और आप सबों को मालूम है कि पलायन वेग जो है, इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, तो √2gr। और हम लोग क्या कहते हैं कि सर पलायन वेग जो है वो गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या पर डिपेंड करती है। तो आप एक तरफ कह रहे हो कि सर चंद्रमा पे जो है वो गुरुत्वीय त्वरण क्या है सर, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है,
पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का क्या है तो सर 1/6 है। मतलब जब वहाँ पे चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण कम है तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा सर, कम लगेगा। इसके चलते क्या होता है सर कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाई जाती है। रीज़न एक और है, वो ये वहाँ पे जो वायुमंडलीय गैस होते हैं उसके कणों का वेग क्या होता है सर, ज़्यादा होता है। उसके कणों का वेग क्या होता है सर, ज़्यादा होता है। तो पलायन वेग से ज़्यादा होता है। मतलब पलायन वेग वो वेग होता है कि अगर आप इस वेग से किसी वस्तु को किसी सतह से आप फेंक देंगे, जैसे आप कहते हैं कि पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंक देंगे तो वस्तु फिर पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगी। तो मतलब ऐसा वेग जिससे वस्तु उस सतह को छोड़ करके चला जाए फिर लौट करके नहीं आए। तो चंद्रमा पर वायुमंडलीय गैस के कणों का जो वेग है वो पलायन वेग से अधिक है। मतलब पलायन वेग से क्या है सर, अधिक है। तो जब ये अपने कणों को अपने साथ उड़ा करके ले जाते होंगे तो फिर ये चंद्रमा पर लौट करके नहीं आते होंगे, और जब चंद्रमा पे लौट के आएगा ही नहीं तो वायुमंडल वहाँ पे कहाँ से उत्पन्न होगा। अब आप कहेंगे कि सर गुरुत्वाकर्षण बल के साथ इसका क्या कनेक्शन है। मेरे मित्र, आप सबों को मैंने पीछे की एक वीडियो में बताया था कि जब कोई तीरंदाज अपना तीर चलाता है तो उसको हमेशा बोला जाता है कि सेट अप द गोल अबव द मार्क लाइन। मतलब क्या कि आप अपने तीर को निशान लाइन से थोड़ा सा ऊपर चलाएं। क्यों? क्योंकि जब आप तीर चलाएंगे तो तीर कुछ देर के लिए हवा में रहेगा, और आपको मालूम है कि पृथ्वी सारी लटकती हुई वस्तु पर क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो अगर आप हवा में तीर चला रहे हैं, यहाँ से तीर जा रहा है, तो जब ये स्वतंत्र होगा, हवा में रहेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी ओर खींचेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जब अपनी ओर खींचेगा तो वो आपके मार्क लाइन पर पहुंच जाएगा और आपका निशाना क्या होगा, सटीक लगेगा। मेरे मित्र, समझाना क्या चाहता हूं मैं कि जब चंद्रमा पर वायुमंडल गैस के जो कण होते हैं वो पलायन वेग से ज़्यादा के स्पीड में मूव कर रहा होता है, तो वहाँ पे चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल और ही बहुत कमज़ोर होता है, जिसके चलते उसके कणों का जो स्थिरता होता है वो उत्पन्न नहीं हो पाता, और हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे गैस ठहर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो उसको अपनी ओर खींचने में क्या होता है, असमर्थ होता है। इसीलिए गैस के कण ठहर नहीं पाते, और हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा पे क्या होता है सर, वायुमंडल नहीं होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के अधिक कमजोर होने के चलते वहां पे क्या होती है सर, वायुमंडल नहीं पाई जाती। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि शरीर का वजन आपसे पूछा है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। पृथ्वी के हर जगह पे कहाँ से समान होता है सर? आप ध्रुव पे जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर जाएंगे तो कम हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा। मतलब आप क्या कह सकते हैं सर कि शरीर का वजन जो है, आपका जो ऑप्शन बी है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये बात आपका 100% सही है। आप कहेंगे सर बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं सही है? तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि पृथ्वी के सभी जगह पर समान होता है। कहाँ से समान होगा? ध्रुव और भूमध्य रेखा पृथ्वी के सतह पर है, पृथ्वी पर है कि कहीं और है? तो आप कहिएगा सर ये तो पृथ्वी पर ही है। और दूसरा है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो हाँ, ये बात सही है, क्योंकि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी होती है, इसीलिए वहाँ पे जो त्रिज्या होता है ध्रुव, उसके पृथ्वी के केंद्र से जो उसकी त्रिज्या होती है वो कम होती है। फलतः हम लोग क्या कहते हैं कि ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है अधिकतम होता है, जबकि ध्रुव से भूमध्य रेखा का जो त्रिज्या होता है वो 21 किलोमीटर लंबा होता है। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे चूंकि त्रिज्या बढ़ रही है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि मेरे मित्र हम लोग पढ़ते हैं G इक्वल टू क्या, Gm/r²। तो ये r² क्या है सर? तो पृथ्वी की त्रिज्या है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण किस पे डिपेंड करती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड करती है, और गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्रिज्या बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, घटेगा, और अगर त्रिज्या घटेगा तो त्वरण क्या होगा सर, बढ़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा एक शरीर का वजन, तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो सर गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, और ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है, तो वजन भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे, बहुत ही आसान सा सवाल कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतर्ग्राहिक अंतरिक्ष में, और चौथा दिया है आपका किसी घर्षणहीन सतह पर। तो मित्रों आपके इस क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर हो जाएगा किसी घर्षणहीन सतह पर किसी भी पिंड का भार शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भार कभी भी सतह के घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। तो आप क्या लिखेंगे सर कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान सा सवाल। ये भी क्या कह रहा है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। मेरे मित्र, आपसे पूछा जा रहा है कि कोई दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच की दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसके बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। मेरे मित्र, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपका M1 और M1 और M2 द्रव्यमान का दो ऑब्जेक्ट है और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो आप इसके बीच में लगने वाले आकर्षण बल को कैसे कहते हैं? तो आप कहते हैं F = G M1 × M2/r²। जब एक दूसरे से दोनों क्या है सर, r दूरी पर है। क्वेश्चन के आपके अगले भाग में कहा जा रहा है कि जब इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कर दिया सर, दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो आप कह सकते हैं सर F = G M1 × M2/2r²। मतलब क्या कि उसका जो दूरी है उसको आपने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। तो ये हो जाएगा G M1 × M2 आपका 4r²। मतलब जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है या आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/4। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है, तो इसको आप सीधे सीधे याद रखिएगा, क्या, 1/81। मतलब क्या कि जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है, या आप कह सकते हैं 81वां भाग है, 81, 1/81। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप कहिए इसमें कोई कंसेप्ट है? कोई कंसेप्ट नहीं है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के द्रव्यमान का आप अनुपात निकाल लीजिए, आपको आ जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन, क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण, पहला दिया आपका गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, दूसरा है गेंद की गति की दिशा में होगा। अच्छा, क्वेश्चन का उतना ऑप्शन मत पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाए, जब उसको कोई भी गेंद है उसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो मेरे मित्र, आप सब ने क्या पढ़ा है अभी तक कि गुरुत्वीय त्वरण किसी भी वस्तु को हमेशा किसकी ओर खींचती है सर, पृथ्वी की ओर खींचती है। तो अगर हम इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इस पे गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लगेगा सर, तो इसके विपरीत दिशा में लगेगा, मतलब नीचे की ओर लगेगा। अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा सर, नीचे लगेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि वस्तु के त्वरण के विपरीत दिशा में लगता है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सर गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे प्रश्नों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको कहीं और मिल जाए तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।